welcome to Amazing Science Tutorial. Today we are going to do our next topic from class Science Biology chapter 6 Life Processes and the topic is Respiration. ये टॉपिक पढ़ने से पहले जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने पढ़ा डाइजेशन ऑफ फूड एंड दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उस टॉपिक में हमने देखा दैट हाउ फूड इज डाइजेस्टेड एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। इस तरह के चेंज के बाद जो ग्लूकोज है वो फाइनली कहाँ जाता है, क्योंकि वहां पर हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाइज प्रेजेंट होती है वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ लेकर चली जाती है, सेल्स के पास लेकर चली जाती है। इट मीन्स अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास फूड है वो डाइजेस्टेड वाला उसका ब्रेक डाउन करना है ताकि उसमें से हम क्या निकाल सके, एनर्जी को रिलीज कर सके। सो टू रिलीज एनर्जी वी हैव टू परफॉर्म रेस्पिरेशन। हमें रेस्पिरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा इसके लिए। बट रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, एक रेस्पिरेशन है और इसी के साथ है ब्रीथिंग। इन क्लास 7 ये टॉपिक एंड चैप्टर दोनों ही आप ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हो, क्लास 7 में पढ़ चुके हो, जहां पर आपको सिंपली एक मीनिंग बताया जाता है दैट ब्रीथिंग इज जस्ट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस इन विच द एयर that is rich in oxygen is inhaled and the air that is rich in carbon dioxide is exhaled। ठीक है, ऑक्सीजन से रिच एयर को अंदर की तरफ लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में से बनकर आती है उसको बॉडी से बाहर छोड़ते हैं। इज जस्ट अ सिंपल थिंग नोन एज ब्रीथिंग। बट इसी के पैरेलली अगर हम देखें तो क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी कॉमनली इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। बट इन क्लास 10th व्हाट कुड बी द clear differentiation between breathing and respiration। respiration की अगर बात करें तो it is a process in which the digested food is broken down and bound to change into a simplest structure known as energy। so we can also write and we can also say that energy released from the food with or without the help of oxygen in a cell is known as respiration। सेल में जो फूड आ चुका है उसको ऑक्सीजन या विदाउट ऑफ ऑक्सीजन अगर उसको ब्रेक डाउन करके हम क्या निकालते हैं, उसमें से एनर्जी निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट मींस नाउ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर इंटरकनेक्टेड। जो हम सांस ले रहे हैं स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, सेल में जाती है डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि उसमें से डाइजेस्टेड फूड के बाद क्या कर सके, एनर्जी को रिलीज कर सके। और उसके बाद रिलीज ऑफ एनर्जी के साथ साथ कौन सी गैस हमें बाहर मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारी बाहर निकल कर आती है। जब ऐसा होता है, जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी जो होती है वो जब बाहर निकलती है फूड में से तो उसको हमारे सेल क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि जब एनर्जी की जरूरत हो तभी उसको यूज किया जा सके। सो रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एटीपी इज जस्ट एब्रिविएशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये 3-फॉस्फेट का एक केमिकल ग्रुप होता है जो हमारे एक एज ए कंपाउंड काम करता है, जो हमारी बॉडी में लाइफ एक्टिविटीज को कराने के लिए हेल्पफुल होता है। अब ये आता कहां से, एक्चुअली जो फूड हमने डाइजेस्ट किया था वो क्या था, हमारा ग्लूकोज था। अब इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 है, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। इस वाले मॉलिक्यूल को हमने, हमारा ब्लड जो है वो सेल के पास लेकर जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज किस में चेंज होता है, एक और सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है पायरुविक एसिड। इसको शॉर्टली आप क्या भी बोल सकते हो, पायरुवेट भी बोल सकते हो। अगर हम ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में चेंज करने का प्रोसेस अगर परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, दिस प्रोसेस एंड दिस साइकिल इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis. What means actually of glycolysis? Glyco means glucose and lysis means breakdown। इसको ब्रेक डाउन करके हमने क्या लिया, पायरुविक एसिड किया। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। इट मीन्स एक ग्लूकोज में से कितने पायरुवेट निकल सकते हैं, यहाँ पर 6 कार्बन का एक ग्लूकोज है, यहाँ पर 3 कार्बन का एक पायरुवेट पैदा होता है। तो इट मीन्स कितने हुए, 6 से 3 वाले को 6/3 इक्वल टू 2। It means 2 molecules of pyruvic acids are produced from the glucose। 6 कार्बन है आपके ग्लूकोज में, पायरुविक एसिड में कितने, 3 कार्बन, तो कितने आ जाएंगे, 2।
ऑब्वियस सी बात है, 3 कार्बन वाले 2 पायरुविक एसिड पैदा होंगे हमारे कहाँ से, ग्लूकोज में से। ओके, कुछ जगहों पर क्या होता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह, वहां पर लैक्टिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, मींस वहां पर जो फूड होगा उसको ब्रेक डाउन करने के बाद वहां पर एक लैक्टिक एसिड कंपाउंड चेंज होगा आगे चलकर, जैसे पायरुविक एसिड हो रहा है। ठीक है, उसको फिर बाद में किसमें कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में। अभी हमारी एनर्जी नहीं बनी है इसमें से, क्योंकि अभी तो हमारा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना है। इस पायरुविक एसिड को कौन लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर करेगा। ठीक है, और इसे इनपुट लेने के बाद इसमें से एनर्जी को रिलीज करेंगे, जो एक्चुअली में कौन सा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है। ओके, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है, लेकिन उसके बाद जो मेन रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फूड से एनर्जी को गेन करते हैं एटीपी की फॉर्म में, और फाइनली ये हमारी हेल्पफुल होती है हमारी एक्टिविटीज को कराने में। बट द क्वेश्चन इज दैट आर ऑल ऑर्गेनिज्म एबल टू परफॉर्म रेस्पिरेशन विद और विदाउट ऑक्सीजन? नॉट। सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ या एक तरीके से फूड से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सबका मोड ऑक्सीजन लेना ना लेना सब चीजों पर डिपेंड करता है। मींस कोई ऑक्सीजन को यूज करता है, कोई नहीं करता, किसी के अंदर ग्लूकोज की जगह कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें फैक्टर करते हैं, लेकिन क्लास 10th के अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। अगर ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज कर रहा है तो हम उसको एरोबिक बोलते हैं, लेकिन अगर वो ग्लूकोज का यूज नहीं करता, ग्लूकोज को फाइनली किसमें, नेक्स्ट कंपाउंड में चेंज करता है विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट आर कॉल्ड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो फिर रेस्पिरेशन भी क्या हो जाता है, इसी से 2 टाइप का हो जाता है, जो हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। अभी आपको ये क्लियर है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ये फिजिकल प्रोसेस होता है, ये ब्रीथिंग, और रेस्पिरेशन कैसा होता है, केमिकल। फिजिकल क्योंकि बार बार एक्सचेंज होता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या है, एक बार जो चीज चेंज हो गई वो वापस रिटर्न बैक नहीं आ सकती। ग्लूकोज को जो है आप फाइनली किसमें चेंज कर चुके हो, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। सो इस तरह से रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहलाता है, लेकिन ये क्या है, सिंपल ब्रीथिंग या सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ब्रीथिंग। आर यू क्लियर विद दिस? नाउ लेट्स वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, that how many types of respirations we have or are categorized on the basis of presence and absence of oxygen for breaking down the food. Now let me study about the types of respiration. Respiration की मैंने कितने टाइप्स बताए, अभी आपको 2 टाइप्स बताए हैं। इनमें से फर्स्ट टाइप है आपका कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड वन है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इनका दोनों का मतलब अंडरस्टैंड करते हैं पहले, उसके बाद इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरो मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विद ऑक्सीजन या विद एयर। एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट एयर, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत या एयर की जरूरत ना पड़े। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, मीन्स जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, तो वो ऑर्गेनिज्म किसको परफॉर्म करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन को। मीन्स जो ब्रेक डाउन करने वाले हैं वो किसका, ग्लूकोज का, वो किसकी हेल्प से करेंगे, ऑक्सीजन की हेल्प से करेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि ग्लूकोज को कई डिफरेंट वेज में क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सीधा एटीपी मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऐसे ही जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका मोड थोड़ा अलग होता है। सो पहले इसको स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद बाकी को स्टडी करते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए तभी पॉसिबल हो सकता है रेस्पिरेशन। सेकंड थिंग, कंप्लीट ब्रेक डाउन, जो भी ग्लूकोज होगा उसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हमें पूरी तरह से अच्छे और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल सके। थर्ड इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। अगर कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का तो ऑब्वियस है कि वो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में एटीपी यानी एनर्जी रिलीज करेगा। और हमारी ह्यूमन बॉडी के सेल्स में कितने एटीपी रिलीज होते हैं, 38 एटीपी रिलीज होते हैं जब ग्लूकोज का 1 ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो 36 एटीपी पर ग्लूकोज। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दे लिव इन द फ्री एटमॉस्फेयर जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है।
होता कैसे है ये, जो ग्लूकोज था 6 कार्बन वाला उसको कहाँ पर छोड़ा था हमने, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ब्लड में, ठीक है। जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है 3 कार्बन वाला, कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, ठीक है। 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट फॉर्म होते हैं एक ही ग्लूकोज से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, और इसका ब्रेकडाउन होता कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सारे पॉइंट्स आपको रिमेम्बर रखने हैं। बोर्ड में जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें से कहीं से भी किसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू दीज वर्ड्स। ओके, दीज आर द मच ऑफ सफिशिएंट फॉर द क्लास 10th। इससे ज्यादा पढ़ने की भी शायद जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेंशन है इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड अदर रेफरेंस बुक्स, ठीक है। बिल्कुल सफिशिएंट चीजें मेंशन की हुई है मैंने इधर। पायरुवेट को जो 3 कार्बन वाला है उसको क्या किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जब उसको अंदर लेती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का यूज होकर उस पायरुवेट से एटीपी लेते हैं, उस पायरुवेट से एटीपी रिलीज करते हैं जो एनर्जी की फॉर्म होती है, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की, ठीक है। अब आता है कि इसके अंदर जब ये पायरुवेट से एटीपी में चेंज होता है तो जिस साइंटिस्ट ने क्या है इस चीज को ऑब्जर्व किया था तो उसने उस पूरे ब्रेकडाउन को क्या नाम दिया, क्रेब्स साइकिल का नाम दिया, ठीक है। और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, यानी पायरुवेट से कन्वर्जन होना एटीपी के अंदर, दिस इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। हंस क्रेब के नाम से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा किया, ठीक है। मे बी आपके लिए ना आए इसमें से क्वेश्चन बिकॉज दिस वर्ड इज रिलेटेड टू हायर क्लासेस, बट जनरली आप जान लो कि क्या था, क्रेब साइकिल के थ्रू, जैसे यहाँ ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हो रहा है ऐसे ही क्रेब साइकिल के थ्रू, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट ब्रेकडाउन होकर किसमें चेंज हो जाता है, एटीपी में। यानी एक ग्लूकोज से हमारे पास क्या बना, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बने, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 H2O के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस, ठीक है। इसी के टाइम पर इसमें एडीपी में 81 फॉस्फेट और जुड़ जाता है, तो एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट किसमें चेंज हो जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पे चेंज हो जाता है, जो हमारी एनर्जी करेंसी कहलाता है। ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर एनारोबिक की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है या फिर एयर प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसमें कंप्लीट की जगह क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। अगर ऑक्सीजन जो है वो मिल ही नहीं रही है तो क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से लेस अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इट मींस आपके 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही फॉर्म हो पाते हैं 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ठीक है। ये कहां पर होता है ऐसा रेस्पिरेशन, कुछ लिमिटेड और फ्यू स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया जिनको हम एनारोब्स बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें आपका यीस्ट भी आता है, जो क्या करता है ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है, इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं। ग्लूकोज का अल्कोहल में चेंज होना क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन, ठीक है। किण्वन, इसको हिंदी में किण्वन बोलते हैं, बट आपको क्या याद रखना है, फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, ग्लूकोज को उसके साइटोप्लाज्म में लेकर जाते हैं तो ग्लाइकोलिसिस होगा। इट मीन 6 कार्बन वाला ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाएगा, पायरुवेट के 3 कार्बन वाले के 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा। फिर इसको क्या है, सेल के अंदर ही क्या किया जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू ब्रेक डाउन किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की क्या है जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से यीस्ट में होने वाला ये जो स्ट्रक्चर है या फिर ये जो साइकिल है, इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसका नाम क्या है, फर्मेंटेशन। जिसके बाद हमारा पायरुवेट किसमें चेंज हो गया, इथेनॉल, जिसको शराब कहा जाता है, ठीक है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ही मॉलिक्यूल इसने एटीपी के रिलीज किए हैं, ओके। एंड आपके लिए कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, दैट इज द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स का बना सकते हैं कि 1 बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के ऑक्सीजन लेवल पर। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है, इसमें ऑक्सीजन कम चाहिए होता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के बेसिस पर क्या डिफरेंस है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसमें इनकम्प्लीट। उसका रीजन क्या है, बिकॉज हियर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट बट इनसफिशिएंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सो विल इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। यहाँ पूछ सकते हैं हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज, 38 एटीपीज, और यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 2 होते हैं। एक और डिफरेंस पूछ लेते हैं कि
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है वो कौन से केस में होता है? वो एरोबिक वाले में होता है। लेकिन फर्मेंटेशन कब होता है? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सीन्स इन योर एग्जामिनेशन। अभी इसके साथ एक और छोटा है टॉपिक जो इसी में कनेक्टेड है। अभी तो एरोबिक और एनारोबिक पढ़ा, लेकिन अभी एनारोबिक के जो है एक्चुअली में एक और टाइप है उसका, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल रेस्पिरेशन। पार्शियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन पूरी तरह से अवेलेबल है, यहाँ पर लिमिटेड ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन सॉरी यहाँ पर एब्सेंट ही ऑक्सीजन, यहाँ पर एब्सेंट है। लेकिन थर्ड केस होता है जहां पर ऑक्सीजन है तो सही, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में अगर प्रेजेंट होती है, तब कौन सा केस होता है? वो आपका थर्ड केस होता है, हम उसको बोलते हैं पार्शियल रेस्पिरेशन। होता कहाँ है? वो हमारी मसल्स के अंदर होता है। हमारी मसल्स जब आप भागते हो तो देखा होगा आपने और ऑब्जर्व किया होगा कि आप जल्दी थक जाते हो। थकने के बाद आप हांफने लगते हो, ठीक है, सफोकेट होने लगते हो, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है बॉडी में? कमी। तो एनर्जी भी आपको क्या है उसी हिसाब से कम मिलने लगती है, और कम मिलने की वजह से क्या होता है? आप जल्दी थक जाते हो, क्योंकि आपकी जो मसल्स होती है उनके अंदर जो आपका ग्लूकोज है वो पहले पायरुवेट, और पायरुवेट से किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक्चुअली में जो लैक्टिक एसिड बना होता है, ये लैक्टिक एसिड कंपाउंड जो है ये एसिडिक नेचर होने की वजह से हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट होता रहता है ज्यादा। ठीक है, उस टाइम पर अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? क्रैम्प, अकड़न हो जाती है, जिसकी वजह से पेन होता है मसल्स में और आपसे भागा या दौड़ा नहीं जाता, यानी रनिंग आप नहीं कर पाते। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल रेस्पिरेशन। तो 3 टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रेस्पिरेशन? देयर आर 3 वेज ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल अवेलेबल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कम अमाउंट में ऑक्सीजन का अवेलेबल है। 3 वेज के अंदर है, ये इस तरह से आपको नोट डाउन करके दिखानी होती है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, लैक्टिक एसिड वाले में क्या करना है? ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीजें आपको मेंशन करनी है, और इससे आपका एरोबिक या रेस्पिरेशन वाला इतना पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम करने वाले हैं कि ये तो थी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की बात, और कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात। बट द प्लांट्स डू नॉट, आर द प्लांट्स अनेबल टू perform respiration? Yes, they are able to perform respiration. They are also able to perform respiration because they also want or they also need energy, and that energy is only available by respiration. तो अब पढ़ते हैं respiration in plants किस तरह से perform होता है। Now we are going to do the respiration in plants and animals. कि कुछ जो जनरल प्लांट्स होते हैं कि प्लांट्स किस तरह से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके साथ ब्रीथिंग कैसे करते हैं, और इसी तरह से एनिमल्स जो है कुछ वो कैसे करते हैं। अगर प्लांट्स की बात की जाए रेस्पिरेशन में, तो प्लांट्स जो है एनिमल से थोड़ा सा डिफरेंट वे में रेस्पिरेशन करते हैं। उसके रीजन ये है क्योंकि प्लांट का हर एक पार्ट रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या फिर लीव्स होती है, सारे पार्ट्स रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस पर ही गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। जो भी उनका पार्ट एटमॉस्फेयर में या एयर के कांटेक्ट में होता है, वो डायरेक्टली क्या कर लेता है? एयर को अपने अंदर डिफ्यूज कर लेता है या फिर अंदर डाल लेता है, जिसकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस में ही एयर वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है? एनिमल को नोज के थ्रू, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू एयर लेनी पड़ती है, और सारे लॉन्ग डिस्टेंस तक एयर को पहुंचाना पड़ता है बॉडी के अंदर। थर्ड है स्लो रेट। प्लांट्स में जो है बहुत स्लो रेट से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, जिसकी वजह से स्लो रेट होने की वजह से थोड़ा सा स्लो रेस्पिरेशन किसमें होता है? इनके अंदर होता है, प्लांट्स में। बहुत स्लो प्रोसेस से क्या है? एयर यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो होती है कौन से प्रोसेस से अंदर जाती है? डिफ्यूजन से जाती है, लीव, स्टेम्स और
रूट्स के थ्रू। ऐसा डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गन होता है उसके अंदर, ठीक है, अगर ये रूट है, ये सॉइल के अंदर है और आसपास सॉइल के पार्टिकल्स प्रेजेंट है कुछ, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ की जो ऑक्सीजन होगी वो इस रूट हेयर के अंदर किस तरह से एंटर करेगी, एक प्रोसेस होता है जो इस मेम्ब्रेन से होते गैसेस को लेकर जाएगा, ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके, रूट, स्टेम्स और लीव्स में इसी तरह से होता है। तो रूट का तो पता चल गया, सॉइल में से आता है, ठीक है, ऑक्सीजन, और रूट हेयर उसे क्या करते हैं, अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं। रूट हेयर मींस रूट के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। लेकिन स्टेम कैसे करते हैं? स्टेम दो तरह की होती है, जो बहुत हल्के छोटे प्लांट होते हैं जिनको हम हर्बेशियस प्लांट कहते हैं, झाड़ीदार पेड़ या छोटे बहुत, जिनकी स्टेम ग्रीन होती है, उनकी स्टेम पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं, नॉट जस्ट ऑफ लीव्स, ठीक है, सिर्फ लीव्स पर ही नहीं बल्कि कहाँ भी पाए जाते हैं, स्टेम्स पर भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए हार्ड और वुडी, जो बड़े पेड़ होते हैं, उन पर आपने गोल सा ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा जैसे लगता है कि यहाँ से कोई टहनी या ब्रांच टूट चुकी है, ठीक है, उसमें एक होल होता है, उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं, मैं आपके लिए बना देता हूँ ऐसे करके, और उसकी स्टेम पर कुछ इस तरह से छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ऐसे करके, ठीक है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको नाम देते हैं लेंटिकल्स, जो स्टेम्स के ऊपर ही उभरे हुए दिखाई देते हैं। इनमें से भी काफी अमाउंट में गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन जो मेन है दैट इज कॉल्ड लीव्स। लीव्स सबसे ज्यादा मेन है कि यहीं से मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज होती है। हाउ? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटास। लीफ का लोअर सरफेस जो है स्टोमेटास से काफी ज्यादा रिच होता है, जो गैसेस को एक्सचेंज करने में काम आता है, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो। दिन के समय में क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बाहर आने की कोशिश करती है, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब परफॉर्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा यूज हो जाती है बॉडी में, ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट करके एक्सेस में बाहर छोड़ा जाता है, तो वो डिफ्यूज आउट करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जाती है दिन के टाइम पर। लेकिन जब नाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस तो रुक जाता है, ठीक है, यानी उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बॉडी के बाहर आएगी, क्योंकि उस टाइम पर जो मेजर प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन, वो परफॉर्म हो रहा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर की तरफ चाहिए हमें और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रही है। इसके बाद है कि प्लांट्स के पढ़ने के बाद कि एनिमल्स जो है जनरली उनके अंदर कैसे होता है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। लाइक कुछ यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इस तरह के, तो वो सिर्फ किससे परफॉर्म कर लेते हैं, डिफ्यूजन, क्योंकि एक ही सेल के बने हुए जो उनकी मेम्ब्रेन होती है वही आउटर एटमॉस्फेयर में से क्या कर लेती है, गैसेस को एक्सचेंज कर लेती है डिफ्यूजन प्रोसेस से। अर्थवॉर्म की अगर बात करें तो अर्थवॉर्म जो होता है उसकी स्किन इतनी पतली होती है, ठीक है, मॉइस्चराइज होती है, जो गैसेस को स्किन से ही क्या कर लेती है, डायरेक्टली डिफ्यूज आउट कर लेती है और डिफ्यूज इन कर लेती है। उसकी स्किन के नीचे काफी सारी ब्लड वेसल्स होती है जो डायरेक्टली स्किन से क्या कर लेती है, ऑक्सीजन को अंदर ले लेती है। अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, जैसे कि आपके कौन हो गए, फिशेस वगैरह, ठीक है, फिशेस वगैरह या एक्वेटिक एनिमल्स किसका यूज करते हैं, गिल्स का, जिन्हें हम गलफड़े बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो जैसे हमारे फेफड़े होते हैं ना, लंग्स, ऐसे उनके गिल्स होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, पानी को अंदर भरने के बाद उसमें से डिसॉल्व ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, बॉडी के अंदर ले लेते हैं और वाटर को बाहर छोड़ देते हैं, फिल्ट्रेशन करके एक तरीके से। इंसेक्ट जो होते हैं जैसे चींटी हो गई, ग्रास हॉपर हो गए, ये सब, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं सरफेस पर। इन्हीं छोटे होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स, या एक और नाम दे सकते हैं ट्रैकिया, ठीक है, जिनकी वजह से इंसेक्ट्स क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। अगर बात करें लैंड एनिमल्स, द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ लैंड एनिमल इज ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं। वो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, लंग्स है, ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ठीक है, और जो प्रोसेस पूरा क्या है, रेस्पिरेशन है। एक्वेटिक एनिमल्स को ज्यादा ब्रीथिंग की जरूरत होती है टेरेस्ट्रियल की कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की
उसको फ्री ऑक्सीजन ही पूरा कर सकती है, लेकिन उनके पास क्या होती है, वाटर में डिजोल्व वाली ऑक्सीजन होती है, जिसको बहुत तेज स्पीड से और जल्दी जल्दी फिल्टराइजेशन करना पड़ेगा, ताकि उसमें से जो भी ऑक्सीजन है उसको सेपरेट आउट करके बॉडी के अंदर इनटेक किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स नीड मोर ब्रीथिंग एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल, बिकॉज दे हैव टू डिफ्यूज ऑक्सीजन दैट इज ऑलरेडी डिजॉल्व इन वाटर। बट टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू आसानी से काफी अमाउंट में ऑक्सीजन को ले सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल अमीबा की, तो अमीबा कैसे शो करता है रेस्पिरेशन को, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये इतनी पतली होती है कि ये गैसेस को इजिली एक्सचेंज कर सकती है। हाउ दिस ऑक्सीजन दैट इज कमिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर कैन बी डिफ्यूज्ड इनटू दिस अमीबा, and after respiration this will expelled out the carbon dioxide that is produced during respiration. इस तरह से diffuse in और diffuse out through a semi permeable membrane called cell membrane, इसी के diffusion process से क्या कर लेता है, अमीबा exchange कर लेता है। I think you are clear with this, that what are the different organs and how they work to exchange the gases, carbon dioxide and oxygen during the respiration in case of plants, and after that how few animals and the different types of animals uses oxygen from the atmosphere with the help of different respiratory organ। अब इसमें सबसे important और लास्ट वाला जो पोर्शन बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्योंकि ये बॉडी हमारी है जिससे ये थोड़ी यूनिक होता है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसलिए उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या उसका मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग करने का या रेस्पिरेशन करने का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। नाउ वी हैव ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन करने के लिए जो सिस्टम काम आता है उसको बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गन्स दिखने वाले हैं, एंड द डिफरेंट ऑर्गन्स आर नोज, नाक के अंदर की जो नली होती है इसको नसाल चैम्बर बोलते हैं, दैट विल एंड इनटू अ कॉमन एंट्री फॉर माउथ एंड नोज नोन एज फेरिंग्स। ठीक है, बक्कल कैविटी के लिए और नसाल चैम्बर दोनों एक जगह पर कॉमनली जाकर मिलते हैं, तो इस जगह को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद असलियत में इस तरह से 2 पाइप होते हैं, इस तरह से, जहां पर ये 2 पाइप, पीछे वाला जो होता है वो फूड पाइप होता है, लेकिन आगे वाला जो होता है वो हमारा कौन सा पाइप होता है, विंड पाइप होता है, जिसको हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। लेकिन दोनों पाइप होने के बावजूद भी पानी जो है और खाना वो फूड पाइप में जाता है, लेकिन सांस है वो इसमें जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो इसको ढकने का काम करता है। इस ऑर्गन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो विंड पाइप को ढक देता है जब खाना और पानी आता है, सॉलिड या लिक्विड चीजें आती है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये कंप्लीट बंद हो जाता है, तो ईसोफेगस के अंदर डायरेक्टली फूड वगैरह सब एंटर कर जाते हैं। लेकिन जब तक कोई एयर वगैरह आती रहेगी तब तक क्या खुला रहेगा, एपिग्लॉटिस खुला रहता है। एक तरीके से लिड मतलब ढक्कन की तरह काम करेगा इसको ढकने का। ठीक है, ताकि कोई भी ऐसी चीज इसमें एंटर ना हो। इसके बाद हमारा जो वॉइस या ट्रैकिया या विंड पाइप है, जो ऊपर से एक स्मॉल स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है, इस स्मॉल स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स, जिसमें से आवाज आती है। तभी हमारी हवा अंदर और बाहर जाने के बाद स्पेशली जब बाहर आती है मुंह से निकलकर, तो इसके अंदर वॉइस बॉक्स के अंदर छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से हम आवाज पैदा करते हैं। हमारा ट्रैकिया जो होता है ये विंड पाइप बोलते हैं, जिसको हम किसके साथ कवर होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन की पतली पतली प्लेट्स होती है जिनसे पूरा कवर होता है। ताकि इसका क्वेश्चन आता है रिब केज का वर्क, सॉरी रिब प्लेट्स का फंक्शन क्या है कार्टिलेज का। एक्चुअली दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर हेल्पफुल टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ विंड पाइप, ताकि विंड पाइप अपने आप दब ना जाए या उसे कोई दबा ना दे और वो बंद ना हो जाए। इसमें कौन सी प्लेट लगी होती है, कार्टिलेज, रिंग कार्टिलेज। ये ऊपर से तो एक कॉमन पाइप है, लेकिन नीचे आने पर 2 पाइप्स में डिवाइड हो जाता है। इन पाइप को कहते हैं हम ब्रोंकाई। ठीक है, दोनों पाइप को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई भी आगे चलकर और पतले वाले पाइप में डिवाइड हो जाता है, जिनका नाम होता है ब्रोंकियोल्स। ठीक है,
ब्रोंक्यूल्स के बाद ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे पतली मेम्ब्रेन के बने हुए, इनको एल्वियोलाई बोलते हैं, जिनका कॉमन नेम एयर सैक भी होता है। ठीक है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। ये वाला लेफ्ट वाला लंग थोड़ा सा टिल्ट होता है क्योंकि यहाँ पर किसकी पोजीशन होती है, हार्ट की पोजीशन होती है, इस वजह से। बाकी दोनों लंग्स के ऊपर प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, ये कराते हैं रिब्स, पसलियां जो होती है। और अब दो रिब्स के बीच में जो मसल्स चिपकी होती है उनको कौन सी मसल्स बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इन सभी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके वर्किंग के अंदर। ठीक है, इसके नीचे एक मस्कुलर और मस्कुलर शीट स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जो हमारी थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इसको एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट रखा जा सके। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, जब ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है, सांस भरते हैं छोड़ते हैं, उस टाइम पर ये भी क्या करता है, बेंड होता है, वापस स्ट्रेट हो जाता है, जिससे हमें ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका था, ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा मैंने बोर्ड पर बना हुआ है, दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम जो आप ड्रॉ कर सकते हो। बोर्ड में कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं इसको बनाने के। ठीक है, लेकिन अब जो है 1 मार्क्स वाला फॉर्मेट है, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है 2021 के अंदर। आर यू क्लियर विद दिस डायग्राम? अभी बात आती है कि ये काम कैसे करता है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी पाथवे के नाम से, कि क्या पाथवे होना चाहिए एयर के पैसेज का, एयर कहां से कहां एंट्री करती है। तो आप देखोगे नोज नसाल चैम्बर, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एयर सैक, जिन्हें हम एल्वियोलाई भी बोलते हैं। ठीक है, 1 वर्ड का क्वेश्चन होता है। अब आता है जब ब्रीथिंग होती है तो क्या क्या होता है। ब्रीथिंग, सांस जब अंदर भरोगे तो आपकी थोरेसिक कैविटी का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चेस्ट का, आपकी रिब्स जो होती है वो ऐसे होने के बाद खुल जाती है क्योंकि मसल्स क्या हो जाती है, वो एक्सपेंड कर जाती है, और चेस्ट जो ऊपर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है। ठीक है, और डायाफ्राम जो होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, बेंड होने की बजाय स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि अब प्रॉपर तरीके से भरने पर सीधा होने लगता है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग आउट, सांस छोड़ते हैं तो उल्टा या रिवर्स होगा इसका। कैसे, लंग्स जो होते हैं वापस अपनी शेप में आ जाते हैं, ये वापस बेंड हो जाता है, मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके रिब्स को वापस ले आती है, जिसकी वजह से जो एयर अंदर आई थी वो कहां चली जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी गैस मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेकर किसको आती है, ऑक्सीजन को लेकर आती है। अब फंक्शन आता है कि एयर यहां तक तो एंट्री कर गई एल्वियोलाई तक, तो एल्वियोलाई से एक्सचेंज कैसे होंगे गैसेज। एल्वियोलाई बहुत पतली लेयर के बने स्ट्रक्चर्स होते हैं एपिथेलियम लेयर के, जिनके बाहर बहुत सारी ब्लड वेसल्स लगी होती है। ये ब्लड वेसल्स जो होती है आपकी, ये इतनी थिन होती है यहाँ से, जो इनका जो मेम्ब्रेन के साथ टच होने पर गैसेस का क्या कर लेती है, एक्सचेंज, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेती है, जिससे दोनों गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। अब पहले से ऑक्सीजन को किसने पकड़ा हुआ है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें काफी तरह के सेल्स होते हैं, जिनमें से स्पेशली कौन से, रेड वाले आरबीसी सेल्स होते हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास सबसे बेस्ट कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कंबाइन करने की, इसलिए हम इसको किस नाम से भी जानते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इस टाइम पर क्या होगा कि ऑक्सीजन तो इसने अंदर छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आया, तो ब्रीथ आउट करोगे, जब आप एयर को बाहर छोड़ोगे तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट किसका होगा, ऑक्सीजन, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अब ये वाकई कार्बन डाइऑक्साइड का है या नहीं है, इसको चेक कर सकते हैं कौन से वाले टेस्ट से, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट जो चेक करते हैं वो होता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट होता है, ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर में भी है। ठीक है, वो हम वहां पर करा देंगे परफॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ करते हैं। ठीक है, जिससे कंफर्म होता है। अब आता है ब्रीथिंग रेट क्या होता है। ब्रीथिंग रेट है कि कौन ऑर्गेनिज्म 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रीथ कर सकता है। जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो 18 to 25 तक ब्रीथ कर सकते हैं आराम से, अराउंड 16 करते हैं, लेकिन 18 to 25 भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे ज्यादा ब्रीथ करते हैं, एथलीट जो होते हैं उससे ज्यादा करते हैं और भी। ठीक है, इस तरीके से ब्रीथिंग रेट सबका अलग अलग होता है। हार्ट बीट अलग होती है, वो 72 पर मिनट होती है, लेकिन यहाँ ब्रीथ रेट है। ब्रीथ रेट का मतलब होता है एक बार में पूरी एक इनहेल और एक एक्सहेल दोनों को जोड़कर क्या बनती है, एक ब्रीथ बनती है, एक सांस। ठीक है, तो ऐसी कितनी सारी ले सकते हैं, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो
अराउंड 16 to 18 और 18 to 25 के अराउंड तक ब्रीथ रेट कर सकता है पर मिनट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट एंड दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट लाइक एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एयर. ओके, ये था हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक ऑफ चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस जो 10th साइंस का था. ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें सपोर्ट करें. और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं. ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक पर होगी, क्योंकि हमने डाइजेशन कर लिया है. ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, अब करेंगे इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के अंदर जो आपका बेल आइकन है उसको दबा सकते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाएगी. ठीक है, कब आने वाली है. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड वी विल बी मोटिवेटेड बाय योर कमेंट्स, बाय योर liking and subscribing, that we can make different kind of videos for you.